सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का भी होता है और आप देखते हैं कि इसमें आप लोगों को 3 घंटे का समय मिलता है और 250 नंबर का रहता है और आपको 2 निबंध लिखने होते हैं इसमें। और आपको बता दूं कि ये पेपर निबंध का पेपर मेरिट बेस्ड पेपर है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है, उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। और यकीन मानिए अगर आप लोग निबंध को थोड़ा भी गंभीरता से ले लेना तो बहुत अच्छे नंबर इसमें लाए जा सकते हैं, अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग अगर इसका सिलेबस देखें ना, तो इसमें लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर केंद्रित रहें और अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। अब आप देखिए, इतना है सिलेबस। तो उससे निबंध लिखते समय आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप लोग देखिए, इसके सिलेबस की बात करें तो आप सभी जानते हैं जीके जीएस आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। संपादकीय पाठ जो हुआ करे उसे अच्छे से पढ़ा करिएगा। कोई भी चर्चित मुद्दा है, मामला है, उस पर भी एक अपनी सामान्य जानकारी रखा करिएगा। और निबंध केवल आपके तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह आपकी रचनात्मकता, आविष्कारशील भावना, विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता है। आप लिखते हैं तो आपका मालूम चलता है कि आप क्या सोचते हैं। और इसमें आप देखिए शक्तिशाली कहीं वाक्य मिल रहा है, पैराग्राफ मिल रहा है, या आप देखिए कोई क्विट मतलब किसी ने कोई वाक्य कहा हुआ है, जैसे उद्धरण कह देते हैं, तो आप लोग नोट कर लिया करिएगा। और जब आप देखिए उस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो तो उसे वहाँ शामिल कर सकते हैं, नाम के साथ आप लोग उसको लिख दे दिया करिएगा। और जिस विषय को आप लोग चुन रहे हैं निबंध के लिए, उसी पर आपको केंद्रित रहना है, उसी के आसपास आप लोगों को सब कुछ लिखना है, भटकना नहीं है, ठीक है। और वैसे आप देखते हैं कि एक निबंध का 5 से 7% आप देखते हैं कि इंट्रो हो जाता है। फिर आप देखते हैं कि बीच का हिस्सा जिसे मेन बॉडी कह देते हैं, ये 86 से 90%, 85-90% रहता है। और 5 से 7% आप देखते हैं कि अपना निष्कर्ष जो रहता है ना, वो हो जाता है। बैलेंस बनाकर लिखिए, निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखिएगा, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कहता हूं कि सप्ताह में कम से कम एक निबंध आपको लिखना चाहिए, ठीक है। और ये आप देखिए कॉपी है आपकी स्क्रीन के सामने, एक रतनदीप गुप्ता की, जिनकी रैंक थी 2017 में 767। और आप लोगों को बता दूं कि ये सिलेक्टेड हैं यूपीएससी में, और दृष्टि आई इसमें इन्होंने टेस्ट दिया होगा, मॉक टेस्ट, उसी की कॉपी है ये। तो इनसे क्या रहता है कि एक आप लोग ओवरव्यू मिल जाता है और आप लोग जब निबंध लिखना शुरू करते हैं तो इसका इन्हें देखकर आप लोग शुरू भी कर सकते हैं। अब आप देखिए अनुदेश दिए रहते हैं तो ये भी पढ़ लिया करिएगा। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत के माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पेज पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि जो माध्यम आपका है हिंदी मीडियम से, हिंदी माध्यम है तो हिंदी में लिखिएगा। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द किए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। 1000 से 1200 शब्दों में आपका एक निबंध होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को आप लोग पूर्णतः काटते हैं। कोई पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें आपको खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होंगे। 125 नंबर के, यानी कि दोनों 250 नंबर के रहेंगे, ठीक है। अब आप देखिए खंड ए में सेक्शन ए में आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं। प्रत्येक असफलता में एक अवसर छिपा होता है। दूसरा कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार जिसका सबसे ज्यादा दमन तथा दुरुपयोग हुआ है। तीसरा कह रहा है कि समृद्ध राष्ट्र हेतु स्वस्थ राष्ट्र एक पूर्व शर्त है। 4 कह रहा है कि देशभक्ति मेरा आखिरी अध्यात्म सहारा नहीं बन सकती है, मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के उपरोक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। अब आप देखिए इन्होंने इन 4 टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लिया करिएगा जब भी आपके सामने पेपर आता है। और देखिए निबंध में विषय वही चुनिए जिसके में आपके पास जानकारी हो और 1000 से 1200 शब्द जिसके बारे में आप लिख सकें, क्या कर सकें, लिख सकें, ठीक है। एक काम करिएगा,
अब आप देखिए इन्होंने तीसरा टॉपिक चुना हुआ है, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी कि वास होता है, और दोनों में से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त कहावत व्यक्ति के सशक्त मानसिक विकास के आधार के रूप में स्वस्थ शरीर की महत्ता को स्वतः ही स्पष्ट कर देता है। और आप देखते हैं एक स्वस्थ मस्तिष्क का नागरिक राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होता है, क्योंकि नागरिकों का समुच्चय ही अंततः राष्ट्र का निर्माण करता है। एक स्वस्थ नागरिक एक स्वस्थ एवं समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला होता है। एक आप देखिए स्वस्थ नागरिक राष्ट्र के विकास को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से प्रभावित करता है। और आप देखिए यदि एक नागरिक स्वस्थ है तो वह अपनी पूर्ण कार्यक्षमता का उपयोग करता है, और इससे एक ओर वह उत्पादक श्रम बल को बढ़ाता है, तो आप देखिए वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि अपनी आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से देश की जीडीपी के विकास में भी योगदान देता है, अपने परिवार की स्थिति भी सुधारता है। निबंध लिखने का प्रयास अच्छा है, एक तरह से किया है इन्होंने, आपने अच्छा निबंध लिखने का प्रयास किया है। प्रैक्टिस से ही होगा सब कुछ। इससे एक और वह अपनी रोजी रोटी कमाता है, तो वहीं उपभोग व्यय के माध्यम से अन्य नागरिकों के लिए आप देखिए रोजगार एवं आय के अवसर सृजित करता है। और आप देखिए यदि नागरिक अपनी आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपने परिवार के भरण पोषण और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को भली भांति निभा पाता है। मानव विकास सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स, गिनी गुणांक स्थिति के आधार पर भी महत्वपूर्ण बिंदुओं का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिप्रेक्ष्य में उल्लेख किया जाना चाहिए। अब आप देखिए कॉपी जिसने चेक की हुई है तो उन्होंने सुझाव दिया है कि और अच्छा ऐसे निबंध को लिखा जा सकता था। यदि आप देखिए यदि यही नागरिक शारीर या मानसिक रूप से बीमार हो तो वह पूर्ण रूप से उत्पादक नहीं रह सकता है, ना तो वह पर्याप्त आर्थिक अर्जन कर सकता है और ना ही अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग। अपने परिवार को पोषण युक्त भोजन, उचित शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं न उपलब्ध करा पाने के कारण अनेक सामाजिक समस्याएं यथा गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण का जन्म होने की संभावना बढ़ जाती है। और आप देखिए यदि नागरिक स्वस्थ है तो यह पूर्ण संभावना है कि वह दया, करुणा, क्षमा, परोपकार और आप देखिए जैसे नैतिक मूल्यों का पोषण करता है। इससे समाज में चोरी, नशाखोरी, अपराध, हिंसा, बलात्कार जैसे अपराधों में कमी आती है। विविध वैज्ञानिक शोध यह तथ्य स्थापित कर चुके हैं कि आप देखिए अपराधी प्रायः किसी न किसी मनोवैज्ञानिक रोगों, समस्याओं के शिकार होते हैं। देखिए एक और बात बताऊं, शुद्धता शब्दों में समझिएगा और शुद्ध शब्द लिखा करिएगा, सही करेक्ट शब्द। और इसके अतिरिक्त एक स्वस्थ नागरिक मानसिक रूप से सशक्त होने के कारण सही, तार्किक और समयबद्ध निर्णय लेने की उच्च प्राथमिकता रखता है। वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से परिपक्व निर्णयों को लेता है। भावों एवं आवेशों में बहने के स्थान पर आप देखते हैं कि वह सही एवं गलत के वस्तुनिष्ठ पहचान की उच्च संभावना रखता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी समझा जा सकता है। आमतौर पर आप देखिए कि यूरोपीय देशों की भौगोलिक, आर्थिक एवं जलवायविक परिस्थितियों के कारण वहां के नागरिकों का बॉडी मास इंडेक्स एवं जीवन प्रत्याशा उच्च है। और आप देखेंगे कि बीमारियों का प्रकोप कम होने के कारण वे बीमार भी कम पड़ते हैं और आप देखिए स्वस्थ रहते हैं, और जो इंडेक्स आते रहते हैं उसमें वो टॉप पर रहते हैं लगभग। आप देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी विसंगतियों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है, और इन विसंगतियों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक इत्यादि संदर्भों में देखने की आवश्यकता है, यानी कि इसमें उल्लेख करने की बात की जा रही है निबंध में। और आप देखेंगे कि उपरोक्त तथ्यों का प्रत्यक्ष प्रभाव उनके जेब से सीधे खर्च, आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर पर पड़ता है, अर्थात यह वहां बहुत कम है, और वे इसका उपयोग अन्य आर्थिक, पारिवारिक गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। अब इसी तथ्य की तुलना यदि साउथ एशिया के किसी देश, उदाहरण स्वरूप आप देखिए भारत से की जाए तो निम्नलिखित तथ्य उभरते हैं। इसमें क्या क्या है, भारत के लगभग 44% ये आप देखिए लोग एक तरह से कुपोषण के शिकार हैं, और आप देखिए विश्व बैंक इस तथ्य की पुष्टि भी कर चुका है। और देखिए किसी संस्था की कोई रिपोर्ट आती है इस संदर्भ में तो उस रिपोर्ट का भी उल्लेख आप लोग कर सकते हैं, उन आंकड़ों का लोग उल्लेख कर सकते हैं। मातृत्व मृत्यु दर
पर आप देखते हैं कि संतावन एवं शिशु मृत्यु दर की उच्च दरें विद्यमान हैं और गरीबी व बेरोजगारी भी व्यापक है। 22% जनसंख्या को 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल है और एक और बीमारियों का प्रकोप अधिक है। उदाहरण स्वरूप इंसेफ्लाइटिस नामक विषाणु जनित रोग से प्रतिवर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों बच्चों की मृत्यु। तो वहीं टीकाकरण अभियान में कई बार सरकारी तंत्र की हिला हवाली तो कई बार नागरिकों के अंधविश्वास मार्ग की बाधा बनते हैं और ऐतिहासिक एवं वैश्विक संदर्भों का उल्लेख अपनी जरूरतों के अनुरूप कीजिए इसमें। इसके साथ ही व्यापक अशिक्षा, केवल लगभग 74% साक्षरता, पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता एवं जागरूकता में कमी जैसे कारण भी विद्यमान है। आज भी आप देखिए स्वास्थ्य को संपूर्ण बजट का मात्र 1.5% ही आवंटित किया जाता है। सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की हालत खस्ता है एक तरह से और डॉक्टरों एवं नर्सों की भारी कमी अस्पतालों में देखी जा सकती है। मनोचिकित्सकों का तो अकाल पड़ा हुआ है और आप लोग खुद भी देखते होंगे कि लोग सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने की बजाय घर में बैठना पसंद करता है और ऐसे में उपयुक्त समस्याओं को देखते हुए नागरिकों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के 2022 तक के न्यू इंडिया एवं 2020 तक ये आप देखिए रोगों में सुधार पावर बनने के लिए। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये आप सभी जानते हैं कि 2017 का निबंध है लिखा गया है, तो जो आप देखते हैं कि लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं उनकी बात हो गई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एवं जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता व पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, मिड डे मील, आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्कूल में आयरन की गोलियों का वितरण प्रमुख सराहनीय कदम है। सरकार की तरफ से जो परियोजनाएं चलाई जा रही, जो योजनाएं लाई जा रही, प्रोग्राम लाए जा रहे हैं, उनका उल्लेख कर दिया करिएगा। बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। टीकाकरण को प्रभावी बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष का क्रियान्वयन किया जा रहा है और आप देखिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समुचित निराकरण के लिए मेंटल हेल्थ बिल लाया गया है और इसके साथ ही आज आवश्यकता है कि जन जागरूकता का प्रसार किया जाए। और आप देखिए जंक फूड जो कि भारत में ओबेस पॉपुलेशन अर्थात मोटे लोगों की जनसंख्या का एक प्रमुख कारण है के बारे में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। योग, आयुर्वेद जैसी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, आपको करना चाहिए इसमें निबंध में। फूड फोर्टिफिकेशन अर्थात विभिन्न खाद्य पदार्थों में निर्माण के चरण में ही विभिन्न विटामिन को मिलाना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सप्लाई चेन को मजबूत किया जाना चाहिए जिससे कि प्रतिवर्ष आप देखिए लगभग 25% फलों एवं सब्जियों की बर्बादी को रोककर उन्हें कम कीमतों पर जनता के लिए उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यही समय है स्वास्थ्य सेवाओं पर स्थिर हो चुके 1.5% के बजट को बढ़ाया जाए और आप देखते हैं कि एवं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर गंभीरता से विचार किया जाए। उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नागरिक की राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होती है और स्वस्थ नागरिक ही मानव संसाधन में बदल सकते हैं और आप देखिए ये मानव संसाधन ही एक सशक्त, संपन्न एवं शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये शाब्दिक एवं मात्रात्मक गलतियां पर ध्यान दीजिए। ये आप लोगों को कह रहा ना कि ध्यान दिया करिएगा, शब्द को करेक्ट लिखिएगा। देखिए इन्होंने कमी की है तो उसमें बता भी दिया है। अब 125 नंबर में से इन्हें 45 नंबर दिए गए हैं, देख लीजिए। अब आप देखिए एक सेक्शन दूसरा है, खंड ए बी है और सेक्शन बी में आप देखते हैं कि 4 टॉपिक दिए गए हैं और इसमें आप देखेंगे पहला टॉपिक कह रहा है कि पर्यावरणीय सरोकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नवीन आप देखते हैं कि प्रेरक बल है। दूसरा कह रहा है एक दिशाहीन छात्र आंदोलन समाज के लिए खतरा है। तीसरा कह रहा है न्यायिक जवाबदेही न्यायिक सुनिश्चित करने हेतु एक आवश्यक साधन है। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या फिर हकीकत की बात हो रही है। अब आप देखिए इन्होंने पहला ही चुन लिया है विषय और इसमें आप देखेंगे कि इस धरा में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता है परंतु किसी के लालच की नहीं। ये महात्मा गांधी ने किया हुआ है। किसी का वक्तव्य आप लोग बोल रहे हैं, कोट्स का उपयोग कर रहे हैं तो उसका नाम भी उपयोग कर लिया करिएगा। कोट्स में कोई हेराफेरी मत किया करिएगा, बदलाव करने की जरूरत नहीं है, यह भी याद रखिएगा। जैसा है वैसा लिख दीजिए, बस उससे जुड़ा होना चाहिए उस सब्जेक्ट से। 21वीं सदी में मानव के विकास के नए नए आयामों को गढ़ा है। उसने असंभव समझे जाने वाले कारनामों को अंजाम दिया है। वह चांद पर भी पहुंचा और प्रकृति पर नियंत्रण की उसकी इच्छा पहले से भी अधिक वलप्ती हो गई है
और इस अंधाधुंध विकास और नियंत्रण की होड़ ने मानव के पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आज मानव के समक्ष गंभीर पर्यावरणीय चुनौती मुँह वाए खड़ी हुई है और ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, जैव विविधता का ह्रास, वायुमंडल में बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, बढ़ता जल एवं मृदा प्रदूषण तथा मरुस्थलीकरण, ओजोन परत में छिद्र इत्यादि इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। इसमें आप देखेंगे 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, ट्रैफिक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय प्रोग्राम का भी उल्लेख किया जा सकता है यहाँ। और आप देखिए, पहले आप लोगों ने देखा होगा, घर से आप लोग स्कूल के लिए निकलते थे, आपको जंगल ही जंगल दिखाई देते थे। आज आप देख लीजिए, वहाँ घर बन चुके हैं। आदमी के पास एक घर है, उसमें रह सकता है, लेकिन वो 2-4 और बनाना चाहता है। लालच ही तो है। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की है, वह यह आकलन करने में सक्षम हो गया है कि पर्यावरणीय चुनौती में निरंतर गंभीर होती जा रही है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयास समय समय पर किए जा रहे हैं। और इससे पूर्व कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के पीछे निहित प्रेरक बलों की चर्चा करें, यह समझना आवश्यक है कि पर्यावरणीय सरोकारों का अर्थ क्या है और इनके क्या प्रभाव हुए हैं। और पर्यावरणीय सरोकारों का सामान्य अर्थ उन सभी पर्यावरणीय परिवर्तनों पर दृष्टि रखना एवं उनसे निपटने में कि मार्ग तलाशना, जिनसे कि इस पृथ्वी और उस पर निवास करने वाले सभी जीवधारियों के जीवन पुनरुत्थान एवं सततता की क्षमता पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता हो। या आप देखिए, मात्रात्मक गलतियों में सुधार कीजिए। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो जलवायु, मृदा के प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित मुद्दों के कारण पर्यावरणीय सरोकारों में वृद्धि हुई है। आईपीसीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र तल का स्तर बढ़ रहा है और इससे आप देखिए तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए, ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण एक और बाढ़ जैसी विभीषिका, तो वहीं भविष्य में तीव्र सूखे की आशंका जताई जा रही है। चक्रवातीय तूफानों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन उपज माना जा रहा है। इससे इस संदर्भ में भारतीय पक्ष पर भी प्रमुखता से चर्चा कीजिए। FAO की एक रिपोर्ट के अनुसार आप देखें तो 2050 तक विश्व के खाद्यान्न उत्पादन में संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जबकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। खाद्यान्न उत्पादन में कमी मुख्यतः जलवायु परिवर्तन के कारकों का प्रभाव होगी। और इसमें आप देखेंगे इसी प्रकार बढ़ता वायु प्रदूषण भी एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत में यह अति गंभीर रूप ले चुका है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में दिल्ली को विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। भारत में लाखों लोग प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण, गंदे पानी से जनित बीमारियों के कारण काल के गाल में समा जाते हैं, यानी कि डेथ हो जाती है उनकी। ये आप देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2016 के अनुसार दिल्ली विश्व में का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। ये रिपोर्ट आपको बोला ना कि आती हैं, उनके बारे में उल्लेख कर सकते हैं। इसी प्रकार चीन, ब्राजील समेत दुनिया के अधिकांश विकासशील देश एक और औद्योगिक क्रांति की बात के अंधाधुंध विकास तो दूसरी ओर आप देखिए स्वयं के बेकेवीहीन कदमों से दोहरी मार झेल रहे हैं। हस्ताक्षर तिथि, ये आप देखेंगे कि ऐसे में वैश्विक समुदाय द्वारा पर्यावरण के संरक्षण व परीक्षण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। 1987 में ओजोन परत के क्षेत्र को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया है। हस्ताक्षर तिथि ये बताया 1980 में प्रभावी हुई है। और इसमें आप देखते हैं, इसमें उन गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण का प्रयास सम्मिलित था जो ओजोन छिद्र को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थी। 1992 में आप देखते हैं समग्र रूप से एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार किया गया। 1997 में एक अति महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया, जिसने प्रभावी रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरणीय समस्याओं के प्रभावी निवारण कदम के रूप में कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र G20 आप देखिए 77 ब्रिक्स जैसे मंचों पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ी चुनौतियों का प्रमुखता के आधार पर आप देखते हैं कि महत्व का उल्लेख कीजिए, यहाँ आप लोग कर सकते हैं। और इसी क्रम में सबसे नवीन समझौता पेरिस समझौता रहा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की दर को 2 डिग्री से नीचे रखने से संबंधित है। और आप देखेंगे यद्यपि विभिन्न वैश्विक प्रयास किए गए हैं, भारत द्वारा ICDC जैसी सशक्त पहलों का उल्लेख भी कीजिए इसमें, जो भारत की तरफ से पहल की गई हैं।
और यदि विभिन्न वैश्विक प्रयासों किए गए हैं तो परंतु विकसित विकासशील देशों के मध्य कार्बन उत्सर्जन की मात्रा विकासशील देशों को $100 बिलियन की प्रतिवर्ष सहायता नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के हस्तांतरण को लेकर गतिरोध प्रारंभ से ही हो रहा है, वर्तमान में भी बना हुआ है। विकसित देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी औद्योगिक क्रांति के दौरान किए गए प्रदूषण से बचने का प्रयास करते दिखते हैं और विकासशील देशों का प्रमुख तर्क यह है कि उन्हें एक तो अभी विकास करना है और दूसरे विश्व के एक बड़ी गरीब आबादी को गरीबी से बाहर लाने के लिए उन्हें ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होगी। और अतः आज आवश्यकता है कि बदलते वैश्विक आयामों को देखते हुए विश्व के सभी देश मिलकर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करें। अमेरिका के पेरिस समझौते से बाहर निकलने के बाद आप देखिए वाले प्रभाव का भी और उनकी निपटने से के प्रति विश्व के सकारात्मक दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। इसके लिए अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग, जैसे कि भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तथा चीन और यूएसए द्वारा क्रमशः 2035-2028 तक अपनी कार्बन उत्सर्जन की उच्चतम जैसे कदम सराहनीय है एक तरह से। और इसके साथ ही जैविक कृषि, सिंचाई के उन्नत साधनों तथा यथा ड्रिप सिंचाई का उपयोग, ऊर्जा संरक्षण, फॉसिल ईंधनों के प्रयोग को कम करना, वनीकरण, जैव विविधता के ह्रास को रोकना और तकनीकी कदमों यथा इलेक्ट्रिक कारों के प्रयोग को बढ़ावा इत्यादि के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मनुष्य पृथ्वी और उसके पर्यावरण पर अपने स्थिति के लिए निर्भर है। विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता है। और क्लाइमेट जस्टिस एवं सस्टेनेबल विकास को कागज के पन्नों से निकाल साक्षात में फलीभूत करना ही सुरक्षित, समृद्ध और सतत भविष्य का निर्धारण होगा। किसी कवि की कही ये पंक्तियां मानव जाति को यही प्रेरणा भी दे रही हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि ले आग हाथ में पगले डराता तू किसे, जो ना ये धरा रहेगी तो कहाँ रह जाएगा। अब आप देखिए 125 नंबर में से टोटल 35 नंबर इन्हें दिए गए हैं। सोच रहे हैं आप लोग, केवल 35 नंबर दिए गए हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि इन्हें 250 में से 80 नंबर मिले हैं। कितने? 80 नंबर मिले हैं। तो इनकी से आप लोग सीख सकते हैं, इनके निबंध से आप लोग, कि क्या इन्हें सुझाव दिए गए हैं। आपकी तरफ से भी कोई सुझाव हुआ करे तो आप लोग भी बता सकते हैं कि यहाँ ये बदलाव कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता था, और बेहतर लिखा जा सकता था। तो इस तरह से सुधार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा निबंध लिखने लगेंगे, इतना कह सकते हैं। चलिए, तो इसी तरह की कॉपियाँ हम लोग देखते रहेंगे। आपके कोई सुझाव हो, सवाल हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से आपको शुभकामना है। ठीक है, पढ़ते रहिए।